हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो हमने सरकमस्टेंसेस के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, जो परिस्थितियां विद्यमान थी, जो कंटेक्स्ट विद्यमान था, जिस परिस्थितियों के आप कहें कि एग्जिस्टेंस से ही उसी परिस्थितियों में संविधान इवॉल्व हो रहा था। उसी परिस्थितियों में सोशल मूवमेंट्स हो रहे थे, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो रहे थे, और उसी में डिमांड हो रहा था कि भाई हमें संविधान चाहिए, हमें यहाँ पर लीगल डेवलपमेंट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। सरकार का नेचर भी हम लोग देख रहे थे कि तय हो रहा था, सरकार कैसी चाहिए, किस तरह का स्टेट चाहिए, किस तरह का स्टेट का नेचर होना चाहिए, कितने तरह के अधिकार होने चाहिए, जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं उसको कैसे एडजस्ट किया जाना चाहिए, उसका विरोध, उसका सपोर्ट, ये सारी चीज़ें चल रही थी। एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, एक तरह से सोशल मूवमेंट्स थे, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत सारे आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम मौजूद थे। वो एक दूसरे को सेप कर रहे थे, एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे थे, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कोई लीनियर एक व्यवस्था चल रही थी, लीनियर केवल आइडियोलॉजी चल रही थी। और अगर आप इस तरह से देखते हैं इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को, तो शायद आप बायस होके देख रहे हैं। निश्चित तौर पर कुछ आइडियोलॉजी, कुछ नैरेटिव्स डोमिनेंट थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कोई अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी या नैरेटिव एग्जिस्ट नहीं करता था। भले ये हो सकता था कि जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, पर्सपेक्टिव है, नैरेटिव है, दूसरे को दबा दे, और ये दबा भी। बहुत सारे नैरेटिव दब गए, उस नैरेटिव की आज बात ही नहीं होती। जो डोमिनेंट नैरेटिव है, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था, कांग्रेस लीडरशिप के नेतृत्व में चल रहा था, उसकी खूब बातें होती हैं, लेकिन बाकी नैरेटिव को साइलेंट कर दिया जाता है। और इसी के बीच में इन सारे इंट्रैक्शंस, अपोजिशन, सपोर्ट के बीच में गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस पर भी प्रभाव पड़ रहा था, उस पर भी प्रेशर पड़ रहा था। वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने फ्रीडम फाइटर प्रेशर बना रहे थे, वर्ल्ड लीडर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वहाँ अलायंस कर रहे थे, एसोसिएशन बना रहे थे। और उसका प्रभाव जो है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की बात हो, चाहे गदर पार्टी की बात हो, लाला हरदयाल की बात हो, ये सब लोग एक प्रयास कर रहे थे। और उस प्रयास से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में अपने फायदे के लिए भी, और उससे दूसरे को भी कुछ फायदे हुए, उसके लिए भी प्रयास उसने करना शुरू किया। और उसी स्टेप से जो ब्रिटिश रूलर ने यहाँ के लोगों के प्रेशर की वजह से जो इनका डिमांड पहुंचा, उस डिमांड के रिस्पॉन्स में जो उन लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए, वहीं से शुरू होता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट। निश्चित तौर पर जब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दैट डिराइव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज आप देखते हैं वो एक दिन का नतीजा नहीं है। हमने परिस्थितियां भी आपको बताई हैं, और उस परिस्थितियों के रिस्पॉन्स में, उस परिस्थितियों के प्रेशर की वजह से ब्रिटिशर्स जो यहाँ राज कर रहे थे, चाहे शुरू में कंपनी राज कर रही थी या बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट जो राज हुआ, उस राज की वजह से यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू हुआ, ऐसे कह सकते हैं, शुरू हुआ। तो ये वन साइडेड प्रोसेस नहीं था। ये ध्यान देना है कि ये वन साइडेड प्रोसेस नहीं था, ये इंटरेक्शन में चल रहा था, अंतःक्रिया चल रही थी। एक दूसरे पर जो प्रेशर बनाया जा रहा था या बन रहा था, उसके वजह से ये हो रहा था। और उस कड़ी में सबसे पहला नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ये पहला स्टेप था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ इंडिया के अंदर, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। और अब जानते हैं कि 1857 जो 1857 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, उससे पहले जो है यहाँ कंपनी का राज था। एक कंपनी राज कर रही थी, कंपनी को पॉलिटिकल पावर था, एग्जीक्यूटिव पावर था, मिलिट्री पावर था, ये सारा पावर जो है उसके पास था। और उसी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनता है, जिसको कहा जाता है कि ये फर्स्ट स्टेप है मोर फॉर्मल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को स्थापित करने का।
जो अभिशासन है, जो शासन व्यवस्था, उसको फॉर्मलाइज करने का प्रयास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ। और ये प्रयास वहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते थे ना, हाउस ऑफ कॉमन्स में एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है, वहाँ भी प्रेशर बनता था, और उस वजह से ये पहला स्टेप लिया गया। और इसके माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से पहली बार एक ऑफिस क्रिएट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, जिसके पास सुपरवाइजरी पावर था कि जो यहाँ के प्रेसिडेंसी थे, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, उस पर उसको सुपरवाइज कर सके, इन तीनों को रेगुलेट कर सके। और इसी के साथ साथ पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता स्थापित किया गया। इसके साथ साथ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो फॉर्मली स्थापित हुआ, जिसे बंगाल से, हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता था, बंगाल से पूरे कंट्री उसके जो इन्फ्लुएंस है, उसके एरियाज हैं, उसको सेंट्रलाइज तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। एक ये सिस्टम डेवलप करने का पहला प्रयास हुआ। इसके साथ साथ यहीं से इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ओवर कंपनीज एक्टिविटी। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो कंपनी इंडिया में थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके ऊपर जो है सुपरवाइजरी या कहें कि ओवरसाइट रखने का एक प्रयास पहली बार इंडिया के अंदर होता है। दूसरा तो मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने का पहला प्रयास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से हुआ। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स थे, उन्होंने एक एक्ट किया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इससे जो है ब्रिटिश इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो इनएफिशिएंसी थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया उनके रिकमेंडेशन पर, उनके इस एक्ट के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, पार्लियामेंट का एक्ट था, ये भी पार्लियामेंट का एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। और इसके माध्यम से देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का कंट्रोल, अब धीरे धीरे आप ये समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, पार्लियामेंट का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, ब्रिटेन का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। एक कमर्शियल कंपनी के ऊपर केवल पूरी तरह से नहीं छोड़ा जा रहा है, और डुअल कंट्रोल जो ब्रिटिश इंडिया है उसके ऊपर ब्रिटेन के सरकार और जो कंपनी की पावर है, दोनों पावर डुअल कंट्रोल स्थापित करना पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू किया गया। इसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट किया गया ब्रिटेन के अंदर, कि जो कंपनी है, कंपनी का जो एक्टिविटी है इंडिया में, उसके ऊपर कंट्रोल रखा जाए, सुपरविजन रखा जाए, और इंश्योर किया जाए कि जो कंपनी का एक्टिविटी है ब्रिटिश क्राउन के तरफ अकाउंटेबल हो, ब्रिटिश क्राउन को अकाउंटेबल की तरफ उसको अकाउंटेबल बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाए। आप समझिए कि वहाँ की लेबर पार्टी जो थी, वहाँ के लेबर एमपीज जो थे, ये डिमांड करना शुरू किए कि ये लोग वहाँ एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तरह तरह के सवाल कंपनीज की एक्टिविटी पर उठने शुरू हुए, और इस तरह से ब्रिटिश क्राउन के प्रति उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने का प्रयास इस पिट्स इंडिया के द्वारा हुआ। फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और उसकी जो काउंसिल हुआ करती थी, उसको ज्यादा पावर दिया गया। अब समझिए वो किसका प्रतिनिधि था, ब्रिटिश क्राउन का, जो ब्रिटेन की सरकार थी उसका वो प्रतिनिधि था, और उसको अब ज्यादा से ज्यादा पावर दिया गया ताकि वो कंपनी की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकते, कंट्रोल कर सके, उसको अपने हिसाब से चला सके, ब्रिटिश क्राउन के प्रति उसको रिस्पॉन्सिबल बना सके। उसके बाद अब देखिए कुछ चार्टर एक्ट्स आते हैं। जो चार्टर एक्ट्स हैं वो 1813 के, 1833 के और 1853 के, और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से भी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट करने की कोशिश करती है। और एक तरफ से क्या करती है कि सरकार का कंट्रोल, निश्चित तौर पर वो भारत की सरकार, यहाँ की सरकार नहीं है, लेकिन भारत की सरकार भी वही सरकार थी, अल्टीमेटली कंट्रोलिंग अथॉरिटी वही थी, इंडियंस के हाथ में कुछ भी नहीं था। और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से, जैसे चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था यहाँ ट्रेड के ऊपर, अब ध्यान दीजिए, वहाँ कंपनी वाले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे थे कि यहाँ के ट्रेड पर केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली है,
उसको, उस मोनोपोली को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से खत्म कर दिया, एक अधिकार को खत्म कर दिया। एक्सेप्ट जो वो ट्रेड करती थी चाइना के साथ, एक्सेप्ट फॉर ट्रेड विथ चाइना एंड इंडिया एंड एलोकेटेड फंड फॉर एजुकेशन। और इसी चार्टर एक्ट के माध्यम से 1813 के माध्यम से एजुकेशन के लिए फंड एलोकेट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। दूसरी बात, जो चार्टर एक्ट 1833 था उसके माध्यम से क्या किया गया, फिर इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को रिड्यूस कर दिया और मेकिंग द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सोल अथॉरिटी ओवर ऑल ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जो गवर्नर जनरल होता था उसका जो पावर होता था उसको फिर से बढ़ा दिया गया, कंपनी के पावर को काफी कम कर दिया गया और सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको और बढ़ा दिया गया। चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ, इसने सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म किया, ओपन कंपटीशन को बढ़ावा देने की बात हुई, इंडियंस के पार्टिसिपेट करने की बात हुई और इंक्रीज द रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इन ओवरसीइंग इंडियन गवर्नेंस। और धीरे 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 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका पावर, सुपरवाइजरी पावर, ओवरसाइट का पावर धीरे 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 बढ़ना शुरू हुआ। उसी तरह से देखिए कि फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, इसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट के बाद ये बहुत बड़ा प्रयास था। धीरे धीरे जो गवर्नर जनरल काउंसिल होता था, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होता था उसमें बदलाव होना शुरू हुआ। इंडियंस अब डिमांड कर रहे थे कि हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो 1861 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया और ये फर्स्ट स्टेप था कि इंडियंस को यहाँ के गवर्नेंस में शामिल किया जाए। अभी तक इंडियंस को यहाँ के शासन व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा रहा था। अब 1861 ईस्वी में, और ये बात ध्यान दीजिए कि इससे पहले 1857 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका था 1858 में। 1857 में विद्रोह हुआ था और उस विद्रोह के बाद अब धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि यहाँ पर डिसेंट बढ़ रहा है। अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस नहीं होंगे तो उनको धीरे धीरे शामिल करके ये दिखाने की कोशिश की जाए कि आप भी इसमें शामिल हैं, आप भी शासन व्यवस्था में शामिल हैं। और 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ये पहला एक्ट है जो इंडियन काउंसिल एक्ट है जिसमें इंडियंस को गवर्नेंस में शामिल करने का प्रयास किया गया बहुत लिमिटेड तरीके से, जिसमें प्रोविजन था कि ये एस्टेब्लिश किया लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया टू एडवाइज गवर्नर जनरल। पहली बार लॉ मेकिंग मतलब लेजिस्लेचर की स्थापना की गई इस काउंसिल एक्ट के माध्यम से, जो कि गवर्नर जनरल को यहाँ के शासन व्यवस्था पर सलाह देगा। लेकिन वो सलाह कितना मान्य है, कितना इफेक्टिव होगा, ये बहुत ही वीक था। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक प्रयास हुआ कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएं इंडिया में जो उनको सलाह देगा, एडवाइस करेगा गवर्नर जनरल को। ये जो काउंसिल एक्ट था इसने क्या किया, ये इंडियन मेंबर्स को उनके काउंसिल में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था गवर्नर जनरल का, उसमें शामिल किया। एंड दो देयर पावर्स वर लिमिटेड, दे वर प्राइमरली एडवाइजरी बॉडी। वो एडवाइजरी बॉडी था, सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं था गवर्नर जनरल, लेकिन पहला रिप्रेजेंटेशन का ये स्टेप था जिसमें इंडियंस को शामिल किया गया। पहली बार इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डायरार्की विच डिवाइडेड गवर्नेंस बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल। आज जो स्टेट और सेंटर देखते हैं, जो फेडरलिज्म की आप बात करते हैं, उसका ट्रेस, उसका ओरिजिन जो आप ट्रेस करेंगे इस डायरार्की से। डायरार्की का क्या मतलब हुआ कि सेंटर और स्टेट अलग अलग है, प्रोविंस की गवर्नमेंट अलग है, सेंटर की गवर्नमेंट अलग है। सेंटर ओवरऑल सुपरवाइज करेगी, लेकिन लोकल लेवल पर जो शासन व्यवस्था है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तय करेंगी। तो डायरार्की जो है उसको स्थापित किया गया इस काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से। फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 आता है, यह भी रिप्रेजेंटेशन को फर्दर बढ़ाता है to expand Indian representation in legislative councils and improve their role in governance। ये इसका पर्पज था। और क्या हुआ, जो इंडियन रिप्रेजेंटेशन था जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उसको फिर से बढ़ाया गया।
allowed greater Indian participation in discussion of laws, although these councils still had limited powers. इनका लिमिटेड पावर था, लेकिन अब बहुत सारे लॉज के ऊपर, बिल्स के ऊपर बहस करने का अधिकार दिया गया। 1861 में क्या हुआ, केवल एडवाइस करना था। अब आपको बहस, जैसे पार्लियामेंट में आज बहस होती है, सारे मेंबर्स करते हैं, वैसे बहस देने का अधिकार दिया गया, बल्कि फिर भी लिमिटेड पावर अभी भी दिया गया था इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को। India members were nominated by British authority, not elected, and had limited functions. ये ध्यान देना है कि अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहा था। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन बैठेगा ये नॉमिनेशन के द्वारा होता था, और वो उन्हीं को चुनते थे जो उनके सपोर्टिव होते थे, उनको सपोर्ट करते थे। जैसे इंडियन जो मोनार्क होते थे, प्रिंसेज होते थे, किंग हुआ करते थे, जो उनके फेवर में काम करते थे, उन लोगों को नॉमिनेट करते थे। अभी इलेक्शन का प्रोसेस नहीं शुरू हुआ था, जो कि आगे चल करके होगा। अब उसके बाद आता है, और अब देखिए धीरे धीरे इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई है, धीरे धीरे फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ, नरम दल शुरू हुआ, गरम दल शुरू हुआ, और 1909 में जाकर के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। तो मॉर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और मिंटो कौन थे? यहाँ के गवर्नर जनरल थे। तो पर्पज क्या था? टू एड्रेस ग्रोइंग डिमांड फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन एंड टू अपीज राइजिंग डिसकंटेंट स्पेशली अमंग मुस्लिम कम्युनिटीज। डिवाइड एंड रूल की शुरुआत यहीं से होती है, और धार्मिक आधार पर मुस्लिमों को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने की यहाँ पर बात होती है। तो मतलब एक तरफ प्रेशर बढ़ रहा था तो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में भी हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएं ताकि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाए। और इस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए अलाउ हुआ, जिसमें मुस्लिम मतदाता केवल मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट देगा और वो जीत के जाएगा। फिर इंडियन मेंबर्स को बढ़ाया गया काउंसिल में। अल्टीमेट कंट्रोल अभी भी ब्रिटिश के पास रहा। तीसरी बात, द रिफॉर्म क्रिएटेड डिस्टिंक्शन बिटवीन कम्युनल इंटरेस्ट इन गवर्नेंस एंड सोइंग सीड ऑफ फ्यूचर डिवीजन। जो बाद में भारत का बंटवारा होता है, कहा जाता है कि उसका बीज यहीं से पड़ा जब हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किए। तो ये बहुत बड़ा एक खेल था ब्रिटिशर्स का। डिस्पाइट दैट एक स्ट्रक्चर डेवलप इन लोगों ने करना शुरू किया कि इस तरह से गवर्नेंस हमारा देश में चल रहा है। फिर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, और इसका पर्पज था कि टू प्रोवाइड ग्रेटर गवर्नेंस इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश मोर पार्टिसिपेटरी फ्रेमवर्क इन गवर्नेंस। अब धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा, रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा कि सारे वर्गों को रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए। जो डिसकंटेंट, इस बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुका था, लोगों का डिमांड बढ़ गया था, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स हमें आज़ादी देंगे, हमें ऑटोनॉमी देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन ये नहीं मिला। तो 1919 में फिर एक एक्ट आता है, रिफॉर्म्स आता है, जिसमें प्रोविंसेज में डायरकी स्थापित किया गया, सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया। जो सेंट्रल कंट्रोल का सब्जेक्ट है वो अलग, और प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट होगा वो अलग। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को सेंट्रल कंट्रोल में रखा गया, जबकि लोकल नीड वाले चीज़ों को जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया गया, जो बाद में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो इस तरह से अब सब्जेक्ट का भी बंटवारा होना शुरू हो गया, और काउंसिल को काफ़ी बड़ा किया गया, इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन अभी भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बहुत अधिक था। और इस समय आकर के अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का कंसेप्ट लाया गया, लेकिन वो भी रिप्रेजेंटेशन, मतलब पहले नॉमिनेट होके लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोग आते थे, अब इलेक्शन से आएंगे, लेकिन इलेक्शन भी काफ़ी लिमिटेड था। लैंड ओनर्स, टैक्स पेयर्स, वैसे लोगों को, मतलब मास लेवल पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था, काफ़ी लिमिटेड लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी था, जिनके पास इनकम था, वही वोट दे करके लोगों को चुनते थे, और वही लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाकर बैठते थे और सलाह देते थे, बहस करते थे, कानून बनवाते थे। इसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये बहुत अहम है, और आपके संविधान में कहा जाता है कि मोर देन 70% जो प्रोविजन है, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिससे लिया गया है, चाहे वो फेडरलिज्म की बात हो, चाहे डिवीजन ऑफ पावर्स की बात हो, लिस्ट की बात हो। और इसने
This was the most significant reform during British rule aimed at granting India a federal structure with greater autonomy. तो फेडरल स्ट्रक्चर का पूरा कंसेप्ट कहा जाता है कि इसी एक्ट पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। और एक तरह से आपका अभी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर रहा था। तो क्या किया इसने, की प्रोविजंस क्या थे इसके, अ फेडरल स्ट्रक्चर दैट, ये क्या क्रिएट किया, क्रिएटेड अ फेडरल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूडेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट विथ सेपरेट लिस्ट ऑफ पावर्स फॉर ईच। आज जो सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट देखते हैं, ये इसी प्रोविजन से लिया गया है कि सेंटर का पावर अलग होगा, स्टेट का पावर अलग होगा। ये संविधान में आपके अनुसूची में दी गई है, शेड्यूल में, और इसमें पहली बार इसकी व्यवस्था इसी में की गई। इसके साथ साथ प्रोवाइडेड फॉर बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट सेंटर कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस एंड फेडरल असेंबली। ध्यान दीजिए, अभी का संसद जो है, जिस तरह से हम लोग लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस कहते हैं, ये व्यवस्था उस समय बाइकैमरल लेजिस्लेचर, इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, वो व्यवस्था इसी एक्ट में दी गई। और आज के राज्यसभा को उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, और आज के लोकसभा को, उसको लोअर हाउस को फेडरल असेंबली कहा जाता था। ये प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिया गया। इसके साथ साथ जो स्टेट या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको किया गया, लेकिन फाइनल कंट्रोल किसको दिया गया, सेंटर को दिया गया। सुपरवाइजरी कंट्रोल किसको दिया गया, सेंटर को दिया गया। जो आप कहते हैं ना कि भाई अल्टीमेटली जो है बाकी ऑटोनॉमी देने के बाद भी सेंटर का ही लॉ प्रिवेल करता है, वो यही पावर है जो बाद में संविधान में भी रिकॉग्नाइज किया गया। इसके साथ डायरेक्ट इलेक्शन फॉर सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी थ्रू द इलेक्टोरेट रिमेंड लिमिटेड। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अभी भी एडल्ट सफरेज का अधिकार नहीं दिया गया। जो असेंबली में इलेक्ट होके आएंगे वो वही इलेक्ट करेंगे जिनके पास जमींदारी है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो इनकम टैक्स पे करते हैं। मतलब इलेक्टोरेट जो होता है वो काफ़ी लिमिटेड था, रिप्रेजेंटेशन जो लोगों का था वो काफ़ी लिमिटेड था अभी भी। और लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, इसने यहाँ ऑटोनॉमी नहीं दिया इंडिया को, सेल्फ कंट्रोल नहीं दिया, सेल्फ रूल नहीं दिया। तो कहने का क्या मतलब हुआ, डिफेंस और ये सारी चीजें उन्हीं लोगों के हाथ में रही, और इस तरह से भारत के लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए। भारत के लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, उस बात पे हम नहीं जा रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक शेप डेवलप हो रहा था, और इसी दौरान आप देखिए 3-4 सालों में ही ये 35 में एक्ट आता है, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो जाता है। इंडियन की सपोर्ट की जरूरत थी, और इंडिया में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो चुका था। और ये टाइम था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापानी फौजों का नॉर्थ ईस्ट में आक्रमण, आजाद हिंद फौज का बनना। ये सारी परिस्थितियों में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि इंडियंस का सपोर्ट मिले, और 1942 में उसने क्या किया, क्रिप्स मिशन को भेजा, जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और कांग्रेस ने। और इसके माध्यम से क्या हुआ, ये प्रयास था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस हमें सपोर्ट करें। और इसी ने, जो क्रिप्स मिशन था, इसी ने, क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, इसी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का प्रॉमिस किया, जो कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा, नए संविधान भारत के बनाने का प्रयास करेगा आफ्टर द वॉर। ये इसलिए कहा गया ताकि इंडियंस का सपोर्ट उन्हें मिले, और सजेस्ट किया कि डोमिनियन स्टेटस जो होगा ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, वो दिया जाएगा विथ फुल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब ओवरऑल कंट्रोल किसका होगा, मतलब वो ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हुआ कि इंटरनल मैटर में आप इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ऊपर फॉर्मल तरीके से, फॉर्मेलिटी के लिए आप ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर में आते हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन कांग्रेस और महात्मा गांधी के लीडरशिप ने इस चीज को नहीं माना, पोस्ट डेटेड चेक बताया इसको। और इस तरह से एक शेप जो उभर रहा था वो सामने आ रहा था। मतलब आज या कल की बात थी कि संविधान सभा बननी है, संवैधानिक व्यवस्था लागू होनी है। अब बात ये थी कि वो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा।
लेकिन एक लड़ाई मुकम्मल इस स्तर पर आ चुकी थी कि हमारे हमारे लोगों के हाथों में, भारतीयों के हाथों में अब शासन व्यवस्था आनी है। वो कब आनी है, वो कुछ समय की देर थी, क्योंकि बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर जो है ब्रिटेन के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। और इस तरह से 1946 में एक मेजर स्टेप आता है संविधान सभा बनने से पहले, संविधान सभा को आहूत करने से पहले, शुरू करने से पहले काम को, वो है द कैबिनेट मिशन। तो ब्रिटिश सरकार ने 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा और उसका पर्पज ये था कि जो इंडियन लीडर्स हैं और जो इंडिपेंडेंस मिलना है इंडियंस को, इस बीच में जो डेड लॉक है, क्योंकि 1942 में नारा आ चुका था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उसको कैसे वो किया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से पावर का ट्रांसमिशन, पावर कैसे इंडियंस को दिया जाए, किस रूप में दिया जाए, ये तय करना कैबिनेट मिशन का पर्पज था। और इसमें प्रोविजन ये था, कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया कि हम फेडरल स्ट्रक्चर चाहते हैं इस देश का, और इसके लिए एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगा, और सजेस्ट किया कि क्रिएशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी सिस्टम, जो आज का स्टेट सिस्टम है, उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिले। इसके साथ रिकमेंड किया कमीशन ने कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई जाए, विच प्लेड अ सेंट्रल रोल इन ड्राफ्टिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। और जानते हैं कि 1935 का जो एक्ट आया था, उसी 1935 के एक्ट के बाद 1937 में यहाँ इलेक्शन हुआ था, जिसमें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और बाद में कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के कंटेक्स्ट में यहाँ कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनता है, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद संविधान की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे, उसमें फिर से आपको बताएंगे कि ये कब बनी, कैसे बनी, कितने मेंबर्स थे, कौन कौन क्या थे, वो एक सेपरेट वीडियो में आएगा। लेकिन यहां तक आप ये देखे होंगे कि एक तरफ आपका नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे, नेगोशिएशन चल रहे थे, गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, बाकी चीजें हो रही थी, और दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ रहा था, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। वर्ल्ड सिनारियो, फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार का आप देख लें, और इस तरह से एक इवोल्यूशन हो रहा था इंस्टीट्यूशन का, ग्रेजुअल आप कह सकते हैं इवोल्यूशन हो रहा था, जो 1773 से शुरू हुआ था, 1773 से शुरू हुआ था, और काफी वर्षों तक ये चलता रहा। और ये बहुत सारे इंटरेक्शन, बहुत सारे डिबेट, डिस्कशन के माध्यम से चलता रहा, और 1946 में आकर के आपकी संविधान सभा बनती है। और वो संविधान सभा बनने के बाद आपके संविधान का ड्राफ्टिंग शुरू होता है। मतलब एक लंबी लड़ाई इंडियंस ने लड़ा, डिफरेंट लेवल पर, डिफरेंट मोमेंट के माध्यम से, डिफरेंट डिबेट डिस्कशन के माध्यम से, और उस रिस्पॉन्स में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रयास किए, जो एक इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, क्योंकि वो इस बात से तय हो रहा था कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं, हमारा डिमांड कितना मजबूत है, हम कितना इम्प्रेस कर रहे हैं, हम कितना अंग्रेजों को झुका पा रहे हैं, कितना घुटना टेकवा पा रहे हैं। इन सारे फैक्टर के माध्यम से ये संभव हुआ कि एक पार्टिकुलर स्टेज पर रेगुलेटिंग एक्ट आता है, एक पार्टिकुलर स्टेज पर चार्टर एक्ट आता है, एक पार्टिकुलर स्टेज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, फिर काउंसिल एक्ट आता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, फिर फाइनली कैबिनेट मिशन आता है, और फाइनली जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, प्रोविंशियल इलेक्शन होता है। और इस तरह हम उस जर्नी से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम संविधान सभा बनाने के स्तर पर पहुंचते हैं। और इस तरह अब संविधान सभा काम करना शुरू करेगी, बनेगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे कि वो कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कौन कौन लोग थे, कितनी कमेटियां बनी, क्या क्या प्रोविजन बने, कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना रोल प्ले किया, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इसको एक अच्छे उससे समझिए, उसके पूरे कंटेक्स्ट में पिछला वीडियो भी देखिए, और तब इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो जिनको जानकारी चाहिए, जिनको नॉलेज चाहिए,
जिनको एडुकेशन चाहिए उनको शेयर करिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे कि हमारा वीडियो सही बन रहा है, आपके काम आ रहा है। और इसी के साथ हमें अपने बात को समाप्त करने का इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।